एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीसीसी निकेतन पे। हम पिछले क्लास में इतिहास, भारत के इतिहास परिचय के बारे में कुछ बात किए थे, जिसके अंतर्गत 3 वीडियो एंशिएंट प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, इसके बारे में बात किए थे। अब हम भारत का भौगोलिक परिचय के बारे में बात करेंगे। एक परिचय के रूप में ही हम भारत को लेकर के चलेंगे, भारत को आसानी से जानने के बारे में, है ना, एक इंट्रो के रूप में बेसिक जानकारियाँ। तो भारत का मानचित्र के माध्यम से कुछ भौतिक जानकारियाँ अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। मानचित्र के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मानचित्र क्या होता है, तो त्रिविमीय स्थलाकृति होता है। त्रिविमीय स्थलाकृति जैसे हो गया पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, उसको द्विविमीय पट्टी पर प्राप्त करने को मानचित्र बोलते हैं ना। पृथ्वी की भू आकृति का द्विविमीय कागज पर उकेरा गया मानचित्र कहलाता है ना, जिसके अंतर्गत पहाड़, पठार, नदी, तालाब, झील, सागर, महासागर, देश की सीमा इत्यादि का निर्धारण किया जाता है। मानचित्र मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक मानचित्र, जिसको बोलते हैं फिजिकल मैप, है ना, और एक होता है राजनीतिक मानचित्र, है ना, जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। अब देखिए, प्राकृतिक मानचित्र में तो दिया हुआ ही, मतलब जो प्राकृतिक बना है, प्राकृतिक क्या बना है, जैसे पर्वत, पहाड़, झरना, पठार, समुद्र, जल संधि, सब कौन बना है? प्रकृति बना है। मनुष्य ये सब का बनाया ही नहीं। तो और मनुष्य क्या चीज बनाया है? 2 देश के बीच का बॉर्डर, 2 देश के बीच का सीमा विवाद, ये बनाया है मनुष्य, है ना। तो प्राकृतिक मानचित्र के अंतर्गत हम महासागर, सागर, जल संधि, घास का मैदान, है ना, पर्वत, पठार, झील, ये सब के बारे में, नदी, ये सब के बारे में अध्ययन करते हैं। जबकि पॉलिटिकल मानचित्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं किसी देश के भूभाग, उसके क्षेत्र के बारे में, है ना, उसके देश के अंदर शहर के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके अंदर राज्य के बारे में, प्रशासनिक क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं, है ना, किसके? पॉलिटिकल मैप के बारे में। अब इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं। भारत को जानने से पहले हम ये तो जैसे भारत का अक्षांशीय और देशांतर ये विस्तार बताएंगे आगे, तो पता तो कर ले पहले अक्षांश होता क्या है और देशांतर क्या होता है। तो अक्षांश के बारे में बात करेंगे, जिसको लैटिट्यूड बोलते हैं, है ना। तो लैटिट्यूड जो होता है, जब पृथ्वी को अगर हम राउंड काटते हैं बीचों बीच से, तो 0 डिग्री एक्सिस। ऐसे तो ये जो है पोल का निर्धारण जो होता है वो पोलर स्टार के माध्यम से किया जाता है ना। जहाँ पोलर स्टार का प्रकाश 90 डिग्री पड़ता है, पैरेलल 90 डिग्री लंबवत पड़ेगा, उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। और जहाँ जैसे जैसे विषुवत रेखा पर आते हैं, इसका प्रकाश धीरे धीरे, प्रकाश जो है ये पोलर स्टार का, ये धीरे धीरे खत्म होता जाता है, यानी कि 0 डिग्री हो जाता है विषुवत रेखा पर। अब 0 डिग्री एक्सिस जहाँ होगा, इसके नॉर्थ वाले में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ वाले में साउदर्न, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि उत्तर में आधा गोला का भाग है पृथ्वी का और आधा गोला का भाग दक्षिण में है। ये हो गया अक्षांशीय विस्तार, है ना, ये हो गया अक्षांश भारत का। अब 0 डिग्री के पैरेलल में जो रेखा खिंचाएगा वो अक्षांश रेखा होगा, है ना। 2 अक्षांश रेखा के बीच में, यानी कि 1 डिग्री पर 1 अक्षांश रेखा होता है, तो 2 अक्षांश रेखा के बीच में लगभग दूरी 111 किलोमीटर होता है ना, 111 किलोमीटर लगभग दूरी होता है। ये हो गया हमारा अक्षांश। अब देखेंगे देशांतर रेखा। देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय इसको समय। आइए, इसका 0 डिग्री जो है वो ग्रीनविच लंदन से होकर के गुजरता है, और ये देशांतर रेखा उत्तरी गोलार्ध, यानी कि उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक के ये रहता है, यानी कि ध्रुव अकॉर्डिंग जो लाइन ड्रा किया जाएगा वो आएगा देशांतर रेखा के अंतर्गत। और जो इक्वेटर के पैरेलल में जो लाइन ड्रा किया जाएगा वो किसके अंतर्गत आएगा? अक्षांश रेखा के अंतर्गत, ठीक है। 2 देशांतर के बीच की दूरी जो है वो फिक्स नहीं होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते हैं देशांतर की दूरी घटते जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर की दूरी सर्वाधिक रहती है, 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी। अब विषुवत रेखा पर ये दूरी कितनी होती है? ये भी लगभग 11 पॉइंट समथिंग किलोमीटर होता है, ठीक है। ये हो गया अक्षांश और देशांतर। अब आगे बढ़ेंगे, है ना। अब देखेंगे कटिबंध, ठीक है। कटिबंध क्या होता है? कटिबंध जैसे अक्षांश और देशांतर बताएं, तो पृथ्वी अपना एक्सिस से 23.5 डिग्री झुका हुआ, तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण को मकर रेखा बोलते हैं।
तो 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण का क्षेत्र यानी कि ये वाला क्षेत्र जो होगा तो क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ तक, है ना। अब 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री 66 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से लेकर के 66 डिग्री साउथ तक के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, है ना। यानी कि ये क्षेत्र जो है ब्लू वाला एरिया जो है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। उष्ण मतलब गर्मी वाला क्षेत्र है, यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ता है, सनलाइट यहाँ ज्यादा पड़ेगा तो गर्मी ज्यादा पड़ेगा। और ये क्षेत्र जो है यहाँ सूर्य का प्रकाश कम पड़ेगा तो यहाँ गर्मी कम पड़ेगा, यानी कि ये क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आएगा, है ना। ये रेड से जो बनाए वो। अब बाकी ऊपर का बचा 66.5 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ और 66.5 से 90 डिग्री साउथ वाला क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा, वो होगा शीत कटिबंधीय क्षेत्र में आएगा। अब भारत का देख लीजिए विस्तार कहाँ है। भारत का विस्तार सबसे पहले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में है। और भारत का विस्तार देखिए कर्क रेखा गुजरा है 23.5 डिग्री, यानी कि भारत जो है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी आएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी आएगा भारत, और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी आएगा। ठीक है, भारत देखिए ऊपर वाला क्षेत्र ये जो हो गया ये शीतोष्ण कटिबंधीय हो गया और नीचे वाला 0 से 23.5 डिग्री तक उष्ण कटिबंधीय। यानी कि भारत में तभी तो कहा जाता है भारत में जलवायु विविधता पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है भारत में, है ना। जलवायु के बारे में आगे के कभी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम बात करते हैं सिर्फ भारत का स्थिति और विस्तार के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले भारत का नक्शा दो देख लेंगे, और दोनों नक्शा में है क्या, एक में पॉलिटिकल मैप है और एक जो है वो फिजिकल मैप और नेचुरल मैप है। ठीक है, पॉलिटिकल मैप में वही हम बताएं कि इसमें जो है राज्य यानी कि सीमा का निर्धारण जो मनुष्य के द्वारा किया गया है ना। पॉलिटिकल विवाद के कारण, राजनीतिक के कारण ना सीमा विवाद वगैरह होता है, और वो सीमा विवाद को लेकर के बॉर्डर ड्रा कर दिया जाता है, दो देश के बीच में, दो राज्य के बीच में, दो जिला के बीच में, दो गांव के बीच में भी ड्रा कर दिया जाता है ना। तो यही है पॉलिटिकल मैप में पढ़ना। और ये जो फिजिकल मैप यानी कि नेचुरल मैप में जो प्रकृति को बनाया, प्रकृति किसने बनाया, प्रकृति बनाया पर्वत को, प्रकृति बनाया पठार को, प्रकृति बनाया नदी को, है ना, झील को प्रकृति बनाया, सागर को प्रकृति बनाया, जल संधि और खाड़ियों को प्रकृति बनाया। तो ये सब का अध्ययन हम किसमें करते हैं, नेचुरल मैप में। ये भारत का प्रकृति मैप है, नेचुरल मैप है, और ये भारत का पॉलिटिकल मैप है जिसमें भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश दिया हुआ है। और इसमें भारत का पठारी और पर्वत, नदी, तालाब ये भी दिया हुआ प्राकृतिक मैप में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कर्क रेखा के बारे में बात करेंगे। अभी कुछ देर पहले हम बात किए थे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भारत पड़ता है और भारत से कर्क रेखा होकर के गुजरता है, यानी कि ये वाला क्षेत्र में कर्क रेखा के नॉर्थ वाला क्षेत्र में कैसा होगा जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होगा। और इसके साउथ वाले क्षेत्र में कैसा जलवायु होगा, उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। उसमें से पश्चिम से पूर्व की क्रम हम देखेंगे तो पश्चिम में सबसे गुजरात हो जाएगा, और उसके बाद राजस्थान हो जाएगा, और उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट से 2 राज्य से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, त्रिपुरा और मिजोरम से, है ना। और कुल भारत से 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। अब आगे बात करेंगे भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। ठीक है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, तो भारत के मुख्य भूमि से अक्षांशीय विस्तार अगर हम देखेंगे, भारत के मुख्य भूमि से अगर हम अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा मुख्य भूमि से, 8 डिग्री 4 मिनट, 1 मिनट रुक जाएगा। मुख्य भूमि से अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के कहाँ तक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम पूर्णतः भारत का यानी कि जलीय सीमा को लेकर के भी चलेंगे तो कहाँ से है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से लेकर के और कितना तक, 37 डिग्री 6 मिनट। अब 8 डिग्री 4 मिनट के पास कन्याकुमारी है, यहाँ है इंदिरा कॉल है, और 6 डिग्री 45 मिनट के पास इंदिरा पॉइंट स्थित है। ठीक है, ये जगह का नाम है। अब पूरब से ये देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा, देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट। पूर्वी देशांतर कैसे होगा, जैसे ग्रीनविच जो है ग्रीनविच से भारत जो है वो पूरब में पड़ता है,
डायरेक्शन का निर्धारण ऐसा होता है ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, है ना। तो ग्रीनविच लंदन जो है, लंदन भारत से नॉर्थ वेस्ट में क्षेत्र वाला में पड़ता है, तो भारत से पूरब पड़ेगा, यानी कि भारत जो है वो पूर्वी देशांतर में आएगा, है ना। आप देखेंगे भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट, यहाँ जगह का नाम है गुजरात में गौर माता, 97 डिग्री 25 मिनट जो अरुणाचल प्रदेश के किबिथु तक स्थित है ना। अब अरुणाचल प्रदेश के किबिथु से लेकर के गौर माता तक के टोटल डिस्टेंस 2933 किलोमीटर और नॉर्थ से साउथ डिस्टेंस 3214 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल अगर देखेंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब भारत का तटों पर अवस्थित राज्य है जिसकी सीमा रेखा किलोमीटर में अगर देखेंगे, भारत का कुल तट की सीमा रेखा देखेंगे तो 1500 किलोमीटर है, लेकिन मुख्य भूमि की सीमा रेखा देखेंगे तो कुछ कम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो आप देखेंगे भारत का अक्षांश और देशांतर, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अक्षांश और देशांतर ये डिस्कस 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, यहाँ कन्याकुमारी से इंद्रकोल तक, यहाँ इंदिरा पॉइंट से, ठीक है। यहाँ गौर माता से किबिथु तक 2933 किलोमीटर और 3214 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए समुद्री रेखा मुख्य भूमि से तट रेखा 6200 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं भारत की सीमा रेखा पर पड़ने वाले देश, है ना। भारत की सीमा पर जलीय सीमा साझा करता है भारत मालदीव से, श्रीलंका से सीमा साझा करता है जलीय सीमा, इधर इंडोनेशिया से साझा करता है, लेकिन इंडोनेशिया के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब श्रीलंका को भारत से अलग करता है, इसका नाम है मन्नार की खाड़ी, है ना। आडम ब्रिज है, मन्नार की खाड़ी है, पाकर स्टेट है, ये श्रीलंका से अलग करती है ना। 8 डिग्री चैनल जो है, 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप का एक द्वीप है मिनिकॉय, उससे अलग करती है 8 डिग्री चैनल, है ना। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय जो लक्षद्वीप का ही द्वीप है उसको लक्षद्वीप के मुख्य द्वीप समूह से अलग करती है। 10 डिग्री चैनल यहाँ अंडमान को निकोबार से अलग करती है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सीमा पे लगने वाला देश में सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान से क्रमशः राज्य जो लगता है वो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर, 2 यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। चीन से लगने वाला कौन कौन सा राज्य होगा भारत का, इस रेखा को बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। चीन से लगने वाला, देखिए अफगानिस्तान से भी सीमा साझा करता है, लेकिन अफगानिस्तान से जो सीमा साझा जो एरिया करता है वो भी कहाँ पड़ता है, पीओके वाला क्षेत्र में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, है ना। आगे बढ़ते हैं, चीन से जो सीमा साझा करता है वो राज्य लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड यहाँ हो गया, और यहाँ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश चीन से सीमा साझा करने वाले राज्य हो गए भारत का, है ना। इसको मैकमुअन जो यहाँ, उसके बाद नेपाल से सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। और इसका रेखा का नाम जो वो जगह के नाम पर दिया हुआ है, ढेर सारा जगह के नाम पर है ना। बांग्लादेश का ही रेखा का नाम गलियारा करके कुछ है। आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाला पश्चिम बंगाल होगा, है ना। उसके बाद असम होगा, मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। फिर मणिपुर से सीमा साझा करने वाला अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, म्यांमार से सीमा साझा करने वाला देश क्या हो जाएगा, पहला में अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, है ना। ये सब म्यांमार से सीमा साझा करने वाले। एक भूटान से बच गया, भूटान से भी 3 राज्य का सीमा लगता है, इधर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ असम हो जाएगा और इधर सिक्किम है। कुछ ऐसा राज्य है भारत के जो सर्वाधिक देश से सीमा साझा करता है, उसमें से कौन सा आ जाएगा, सिक्किम। 3 देश से सीमा साझा करता है, किसे नेपाल, भूटान, चीन से, ठीक है। उसके अलावा त्रिपुरा यहाँ है, उसको 3 तरफ से बांग्लादेश घेर के रखा। तो ये सब कुछ स्पेसिफिक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भी कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं इसके बारे में। भारत का भौतिक आकृति, भू आकृति के बारे में बात करेंगे भारत का, है ना। तो भारत का भू आकृति यानी कि भारत का फिजिकल ये नेचुरल मैप जो है
सुविधा के दृष्टि से, पढ़ने की दृष्टि से, या फिर प्रकृति आधार पर इसको 5 भागों में विभाजित किया जाता है ना। भौगोलिक आकृति को निम्नलिखित 5 भागों में विभाजित किया जाता है। उसमें से 5 भाग जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला, सबसे नॉर्थ में जो है हिमालय प्रहरी का काम करता। एवरेज हाइट 6000 मीटर है, एवरेज हाइट 6000 मीटर है। सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट 8848। भारत में सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कंचनजंगा है। और भारत के सर्वोच्च शिखर केटू गौड़ नेशनल। ये हिमालय का कुछ जानकारी हो गया। हिमालय के पार कुछ श्रेणियां हैं, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी। हिमालय 3 पार्ट में है, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हिमालय पर्वत श्रृंखला ये हो गया। और हिमालय यहाँ से नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में ये बात फिर दक्षिण की तरफ दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है हिमालय। तो यहाँ भी हिमालय का विस्तार है। यहाँ राज्य के नाम पर उसका नाम रख दिया गया है हिमालय का। ठीक है, आगे बात करेंगे उत्तर का मैदान। उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण जो है वो 3 नदियों, सिंधु और उसकी सहायक नदी, गंगा और उसकी सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी से निर्माण हुआ। नेक्स्ट आगे बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार में मुख्यतः 3 पठारे, मध्य भारत का पठार हो गया, दक्कन का पठार हो गया और ये पूर्वी भारत का पठार हो गया। मध्य भारत के पठार में स्थानीय नाम पर अलग अलग है। मालवा का पठार है, यहाँ है बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार है, जगह के नाम पर है। उसके बाद दक्कन का पठार में भी जगह के नाम पर ही है। महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार। ठीक है, पूर्वी भारत का पठार में भी छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ मेघालय, मेघालय खासी जयंतिया, मेघालय का पठार भी इसी पठारी भाग का ही भाग है। ये हो गया पठार। भारत का मरुस्थल जो है ये अरावली पर्वत के पश्चिम में भारत का बृहद मरुस्थल का थार मरुस्थल है। ठीक है, अरावली पर्वत विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है ना। अब आगे बात करेंगे मरुस्थल के बाद तटीय मैदान, है ना। तटीय क्षेत्र 2 तटीय क्षेत्र आता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के जो समुद्र वाला एरिया होगा वो तटीय मैदान में आएगा। और ये तटीय पर्वत श्रृंखला के रूप में कुछ है ना। और इसको मिलाता है कहाँ? नीलगिरी पहाड़ी, दोनों का जंक्शन पॉइंट है। नीलगिरी के बाद साउथ में अन्नाईमुड़ी है, अन्नामलाई है, कार्डमम है ना। इसके अलावा भी 3 वो है। पश्चिमी तट में और भी ढेर सारा चोटी, अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो बालाघाट है, सतमाला है, हरिश्चंद्र है, ये है। और उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी का तीनों का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? पश्चिमी घाट से ही होता है। पश्चिमी घाट जो है उसकी हाइट ज्यादा है, पूर्वी घाट कम है। कटा फटा तट है पूर्वी घाट। क्यों कटा फटा है? इधर से नदी जाएगा तो इसको काटेगा ना, काटेगा ये एरिया को, और यहाँ समुद्र में विलीन होगा। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। तो पश्चिमी घाट सतत है, पूर्वी घाट जो है वो कटा फटा है। अब इसके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के तटीय क्षेत्र की बात करेंगे। अब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में कुछ हिमालय का पर्वत श्रेणी है, उसके बारे में हम अभी बात किए है ना। जैसे पूर्वी घाट में उत्तरी सरकार है, यहाँ नल्ला मल्ला है, पालकोंडा है, जवादी है और उसके बाद नीलगिरी है ना। उसके बाद अन्नामलाई है और कार्डमम है। इलायची की पहाड़ी सबसे साउथ में केरल में पड़ता है। ये पूर्वी घाट। और इधर से बता दिए सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, ये सब छोटी जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। उसका नीचे कुद्रेमुख कर्नाटक में, ब्रह्मगिरी, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, ये सब कहाँ? पश्चिमी घाट में पड़ता है। अब पश्चिमी घाट के तटीय क्षेत्र की बात करेंगे, है ना। पश्चिमी घाट के तटीय क्षेत्र और पूर्वी घाट के तटीय मैदान क्षेत्र, है ना। ये संकरी पट्टी के रूप में जो पश्चिमी घाट के जस्ट साइड में जो समुद्र में पड़ता है, जिसमें से गुजरात के क्षेत्र को काठियावाड़ तट बोलते हैं। और उसके बाद जो है गुजरात के ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र को बोलते हैं कन्नड़ तट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे हो जाएगा कोंकण तट बोलते हैं। और उसके बाद केरल वाले तट को मालाबार तट बोलते हैं। तटीय क्षेत्र में बहुत सारा चीज है भाई। यहाँ 2 नदी में गिरती आकर के नर्मदा ताप्ती, उसका एस्चुरी है। उसके अलावा कई लेगून झील है, बेमनाड झील है, स्टाइमुड़ी है, ये सब झील है तटीय क्षेत्र में। उसके अलावा भी बहुत सारा स्थलाकृति है। वीडियो ज्यादा विस्तार न हो इस कारण हम डिस्कस कम करेंगे, क्योंकि भारत का हम एक समग्र परिचय के रूप में इसको हम देख रहे हैं ज्योग्राफी को। बाकी अगर सेपरेट वीडियो चाहिए तो वीडियो में आप कंटिन्यू रहेंगे, चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको सेपरेट वीडियो समय समय पे मिलते रहेगा। ठीक है, पूर्वी तटीय क्षेत्र को ये ऐसे ही बोलते हैं। इधर उत्तरी सरकार हो गया और उसके बाद कोरोमंडल तट नाम है ना, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। ये हो गया पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। अगला हो जाएगा द्वीप समूह भारत का, है ना।
दो द्वीप समूह है ना भारत का, एक द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक लक्षद्वीप समूह है ना। दोनों मिलाकर करीब पूरे भारत में 8 द्वीप समूह है, जिसमें से सबसे ज्यादा द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप में 36 द्वीप है, जिसकी राजधानी काबा रहती है। और अंडमान निकोबार में मुख्यतः 4 गो अंडमान में, 3 गो निकोबार में। 4 अंडमान में, 3 निकोबार में। अंडमान में उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान हो गया, है ना। और निकोबार में वही है, कार निकोबार, मध्य निकोबार, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार सबसे साउथ पर ही है, इंदिरा पॉइंट। वहाँ एक खंभा लगा हुआ है, वो सुनामी आया था ना, उस समय यहाँ पानी जलमग्न हो गया था, तो वहाँ एक खंभा लगा दिया कि क्योंकि वहाँ से भारत का समुद्री सीमा रेखा नापा जाता है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वगैरह, EEZ वगैरह, ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो इस कारण यहाँ खंभा के रूप में एक मिलेगा, अगर सर्च मारेंगे नेट पे कभी तो। द्वीप समूह हो गया भारत के। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। नदी है, भारत नदियों का जाल है। वीडियो ज्यादा ना लंबा हो, इस कारण हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। और अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। विद्या वाटने से बढ़ती है, आपको पता ही होगा, है ना। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।